हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका करेंगे। उसमें हम पाठ 9 करेंगे, सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव क्या होते हैं? जो जीवित प्राणी होते हैं वो सजीव होते हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं वो होता है उनका परिवेश। तो इसमें हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, बतख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। ये सभी वस्तुएं हमारे आसपास हैं। तो इनमें से कौन सी सजीव हैं और कौन सी निर्जीव हैं? तो सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो जीवित होती हैं। जैसे कि सजीव बतख है, इसमें से देखिए सजीव बतख है, और पेड़ है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सभी सजीव हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिए हैं बतख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय। और निर्जीव कौन सी हैं? तो इनमें से देखिए निर्जीव है, पेंसिल है, रबड़ है, टेबल है, और पंखा है, कार है, और कंप्यूटर। ये निर्जीव हैं क्योंकि ये जीवित नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो निर्जीव के सामने हमने ये सब लिख दिए हैं। इसके बाद ख आता है, वो कौन कौन से गुण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। मतलब सजीव निर्जीवों से अलग कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है कि ये सजीव है ये निर्जीव है। सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, वो वृद्धि करते हैं, मतलब छोटे से बड़े होते हैं। पहले आप छोटे से थे, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, ऐसे वृद्धि करते हैं। और सजीव चलते फिरते भी हैं, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते, निर्जीव वृद्धि भी नहीं करते। जैसे कोई गाड़ी है, वो जितने साइज की है उतने की तो है, वो बढ़ती थोड़ी है। और निर्जीव चलते फिरते भी नहीं है। जैसे कोई मेज पड़ी है एक जगह, तो अपने आप चल के दूसरी जगह थोड़ी चली जाती है। तो ये सभी निर्जीवों के गुण हैं, और ये सभी सजीवों के गुण हैं। प्रश्न गया है, क्या कार सजीव है? कार में सजीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? कार सजीव नहीं है क्योंकि कार सांस थोड़ी लेती है, कार वृद्धि थोड़ी करती है। लेकिन फिर भी कार में सजीवों के समान कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं? कार सजीव नहीं है, परंतु इसके कुछ लक्षण सजीवों से मिलते हैं। जैसे कार चलती है, यह एक से दूसरे स्थान तक जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ पौधों के नाम दिए हैं, इनमें से जल में उगने वाले व जमीन पर उगने वाले पौधों के नाम छाट कर लिखो। कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी, गुलाब, सेवेती, गेहूं और सरसों। तो इनमें से उन पौधों के नाम लिखने हैं जो कि जल में उगते हैं, और जो ज़मीन पर उगते हैं उनके नाम अलग अलग करने हैं। तो जलीय पौधों के नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कमल, सिंघाड़ा और जलकुंभी। और स्थलीय पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं, गुलाब, सेवेती, गेहूं और सरसों, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, इनको पहचान कर इनके नाम लिखो। ये जंतु हैं और ये इनके नाम लिख दिए हमने। ये हाथी है, ये कछुआ है, ये भालू है, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है ये। और ये गाय है, ये मछली है, ये मछली है, ये खरगोश है, ये बाघ है, और ये मेंढक है। इनके अलावा और जंतुओं के नाम लिखो जिनको तुम पहचानते हो। भाई मैं जो पहचानती हूँ, जैसे कुत्ता, भैंस, गीदड़, बकरी, भेड़, घोड़ा, सांप, नेवला, बंदर, मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल मछली और डॉल्फिन। इनके अलावा अगर जिन जंतुओं को आप जानते हो, जो आपने देखे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिख देना। इन्हें नीचे दिए गए आधार पर अलग अलग छांटो। स्थल पर रहने वाले जीव, इनमें से स्थल पर कौन कौन से रहते हैं? कुत्ता, भैंस, गीदड़, बकरी, भेड़, घोड़ा, नेवला और बंदर, ये स्थल पर रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं। उसके बाद जल में रहने वाली जीव, व्हेल मछली और डॉल्फिन, ये जल में रहती है। स्थल और जल दोनों में रहने वाली जीव, मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ, ये दोनों जगह पर रहते हैं, स्थल में और जल में। प्रश्न 4 है, प्रकृति ने प्रत्येक जीव को अपने आवास व परिवेश के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की हैं। मतलब प्रत्येक जीव जहाँ पर रहता है, तो उसके अनुकूलित होने के लिए उसके शरीर में कुछ खास विशेषताएं प्रकृति ने प्रदान की हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि ये कहाँ पाए जाते हैं, उस स्थान विशेष में रहने के लिए इनके शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये जैसे ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू ध्रुवों पर पाया जाता है, अत्यधिक ठंड में भी ये रह सकता है। तो ऐसा इसमें क्या है कि ये ध्रुवों पर रह सकता है? ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए सफ़ेद बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, पंजे चौड़े व बड़े जो बर्फ़ में चलने में सहायक होते हैं। ध्रुवीय भालू के आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये है मेंढक।
मेंढक में ऐसी क्या खासियत होती है, ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जो मेंढक जल में भी रह लेता है और ज़मीन पर भी रह लेता है। मेंढक के जो 4 पैर होते हैं उसमें 2 पैर बड़े होते हैं जो इसकी लंबी उछाल में सहायक होते हैं, और पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं जिससे ये आसानी से तैर सकते हैं। नागफनी का पौधा, नागफनी का पौधा मरुस्थल में होता है। नागफनी मरुस्थलीय पौधा है। इसमें पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, मतलब इनमें पत्तियां नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। पत्तियां शूल का रूप ले लेती हैं, कांटों का रूप, ये देखिए कांटेदार हैं ये। इससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। जब ये ज़मीन से पानी खींचता है ऊपर तो पानी ऊपर उड़ता है। सभी पौधे ज़मीन से पानी खींचते हैं तो वो ऊपर उड़ता है पानी, लेकिन इसमें ये जो सूल होती हैं, ये जो पत्तियां ही कांटे बन जाती हैं तो इससे पानी ऊपर नहीं उड़ पाता। इस पानी ऊपर उड़ने को वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो जो ये कांटे होते हैं, मतलब पत्तियां चौड़ी चौड़ी नहीं होती, इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, सूल होती हैं, इनके कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इनका तना जो है वो मोटी मोमी परत से ढका होता है, उससे भी वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि इनको मरुस्थल में रहना है। मरुस्थल में तो वैसे ही पानी कम होता है, पानी अगर उड़ जाएगा तो ये मर जाएंगे। तो इसलिए इनका जो तना होता है वो मोटी मोम की परत से ढका होता है और इनमें वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। अब है मछली। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है और इसकी चपटी पूंछ तैरने में इनकी सहायता करती है। इसके बाद है याक। याक की मोटी त्वचा और फर ठंड से उनका बचाव करती है। इसकी त्वचा मोटी होती है और इसमें फर होते हैं, ये देखिए ये फर ये है, फर होते हैं जो कि इसको ठंड से बचाते हैं। याक जो है वो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबे बालों से ढका होता है जो इनके शरीर को गर्म रखते हैं। ये लंबे लंबे जो इसके बाल होते हैं ये इसके शरीर को ठंड से बचाते हैं। इसके बाद है ऊँट। ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं जो इसके शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। देखिए यहाँ पर रेत ही रेत है, मरुस्थल में ये ऊँट रहते हैं और ये रेत ही रेत है यहाँ पर। तो ये जो इसके लंबे लंबे पैर हैं ये इस गर्म रेत से इसके शरीर को बचाते हैं। अगर ये लंबे पैर नहीं होंगे तो इसका शरीर रेत की गर्मी से ही जल जाएगा। तो ऊँट होता है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं जो कि इसके शरीर को रेत की गर्मी से बचाते हैं, और इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें पसीना भी नहीं आता है और ये बिना पानी पिए कई दिनों तक रह भी सकते हैं। जो मरुस्थल होता है उसमें पानी की कमी होती है तो ऊँट को पसीना भी नहीं आता और ये बहुत दिनों तक प्यासा भी रह सकता है, इसलिए ऊँट मरुस्थल में पाया जाता है। अब है कमल। यह एक जलीय पौधा होता है, ये जल में पाया जाता है। इसका तना लंबा होता है, सीधा होता है और खोखला होता है तथा इसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में भी उग सकती हैं। यह रुके हुए पानी में उगता है, ये पानी में रह सकता है। तो देखिए जो जो पौधे पानी में होते हैं उनका तना लंबा होता है, सीधा होता है, खोखला होता है, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में भी उग सकती हैं। और ये जो कमल का पौधा है रुके हुए पानी में उगता है। अब है गर्मी व सर्दी में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो गर्मी को परावर्तित कर देते हैं, गर्मी को सोखते नहीं हैं। और जो सूती कपड़े भी हम गर्मियों में पहनते हैं, सूती वस्त्र अधिक पसीना सोख लेते हैं और हल्के रंग जो होते हैं वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती। और सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर वह सर्दी से बच जाता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, नाक, त्वचा, कान, जीभ, ये पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है इसकी सूचना उस अंग से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने को प्रेरित करता है। कांटे के चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है और कांटे के चुभने के बाद पैर हटाना अनुक्रिया कहलाता है। कांटे का चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है। कांटा जब चुभता है तो हमें दर्द होता है, तो वो तो हो गया उद्दीपन। और जैसे कांटा चुभता है तो हम अपने पैर को एकदम हटा लेते हैं, तो ये जो पैर हटाना होता है ये होती है अनुक्रिया। तो पूरा एक साथ बोला जाता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो ये हो गया उद्दीपन जो प्रभाव होता है, और जो हमारी रिएक्शन होती है वो होगी अनुक्रिया। क्या होता है, किसी पक्षी की तरफ कदम बढ़ाने पर पक्षी उड़ जाता है। धूल भरी हवा आने पर, धूल भरी अगर हवा आती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नाक पर हाथ रख लेते हैं। देखिए ये है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। धूल भरी हवा आने पर आंखें एकदम बंद हो जाती हैं अपने आप ही और नाक को हम ढक लेते हैं। छोई मुई के पौधे को हाथ लगाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ को पीछे हटा लिया जाता है। अपने मनपसंद व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह में पानी अपने आप आ जाता है।
रात को अचानक लाइट जलने पर आंखें बंद होने लगती हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सही गलत बताओ और गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखो। किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं, ये सही है। सुई चुभने पर हाथ हटाना उत्सर्जन की क्रिया है, ये नहीं, उद्दीपन की क्रिया है ये, तो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है। डॉल्फिन एवं व्हेल मछली जो होती है वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, तो ये सही है, इसको सही करेंगे। ये गलत है, गिल और क्लोम तो इनमें होते ही नहीं है। पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं। पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं, ये ठीक है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं के में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते तथा कुछ बच्चे पैदा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो चिड़िया है इसने अंडे दे रखे हैं और ये गाय है, ये इसका बछड़ा है। अपने आसपास पाए जाने वाले 5 अंडे देने वाले और 5 बच्चे देने वाले जीवों के नाम लिखो। अंडे देने वाले जीवों के नाम ये लिख दिए हैं और बच्चे देने वाले जीवों के नाम ये लिख दिए हैं। पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, कई पौधे अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। पौधों को बीजों से उगाया जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको पत्तियों से या उनकी जड़ों से या उनकी टहनियों से भी उगाया जा सकता है। चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी थोड़ी रुई लो। हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। 4 प्याले दिखाए गए हैं और इनमें थोड़ी थोड़ी रुई डालनी है और 3-4 चने के बीज डालने हैं। पहला प्याला है, पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो कि रुई सूख न जाए। इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म जगह जैसे रसोई घर में इसको प्याले को रख देना है। उसके बाद प्याला 2 है, पहले प्याले की तरह ही इसमें भी रुई सूखने ना पाए और इसके लिए समय समय पर पानी डालो और ठंडी जगह यानी फ्रिज में रख दो, जैसे कि फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद प्याला तीसरा है, बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रख दो, ये रख दिया है। उसके बाद प्याला 4 है, इस प्याले में इतना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाएं और इसे भी धूप में रख दो। तो इसको धूप में रख दिया और ये बीज जो हैं ये बिल्कुल पानी में डूब गए हैं। थोड़े दिन तक आप अवलोकन करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। थोड़े दिन तक हम उसको देखेंगे कि कौन से प्याले में बीज उग गए हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न है, किस प्याले में बीजों में अंकुरण शुरू हुआ है? तो प्याला जो 1 है उसमें बीजों में अंकुरण शुरू हुआ है, मतलब बीज आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसको धूप भी मिल रही है, रुई सूख ना जाए, मतलब इसको नमी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, धूप भी मिल रही है और समय समय पर हम इसमें पानी डालते रहेंगे। तो प्याला 1 जो है उसमें अंकुरण हो जाएगा। अब तुम सोचो कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है और नमी की आवश्यकता है और सम तापमान, मतलब तापमान समान होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंड। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्याले 2 को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ज़्यादा ठंड में रख दिया है, और यहाँ पर धूप में रख दिया, ज़्यादा धूप में रख दिया है इस प्याले को। और इस प्याले में देखिए पानी में ज़्यादा डुबो दिया है, बिल्कुल ही बीजों को डुबो दिया है और इसे भी धूप में रख दिया है। जो बीजों को पानी में बिल्कुल डुबोना नहीं है, फिर वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते, तो इसलिए प्याले 4 में भी अंकुरण नहीं होगा, 3 में भी अंकुरण नहीं होगा, 2 में भी अंकुरण नहीं होगा, इसमें अंकुरण हो जाएगा। इसमें पानी भी मिल रहा है, बीजों को बिल्कुल डुबोया भी नहीं है और धूप में रखा है, तो हम बार बार इसमें पानी डालते रहेंगे और इसको गर्म जगह पर रखा है, मतलब हम पानी डालते रहेंगे, उससे नमी भी मिलती रहेगी, पानी भी मिलता रहेगा, और धूप में रखा तो धूप भी मिलती रहेगी, खाना ये अपना बनाता रहेगा, तो पहले में अंकुरण हो जाता है। तुम भी अपने घर में चने के बीज का अंकुरण तथा आलू के अंकुरण को करके देखो और इसका चित्र बनाओ। चनों को पानी में भिगो दो और पानी को निकाल दो। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरा लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं और उसमें चने जो हैं उनको डाल देते हैं, अभी भीगे रहेंगे। अब हम अगले दिन क्या करेंगे, इस पानी को बाहर निकाल देंगे और एक कपड़ा लेंगे, उसमें थोड़ी सी रुई रख देंगे, ऐसे रुई रख दी और उसमें जो चने हैं उनको रख देंगे और इस कपड़े को ढक देंगे। ये रुई सूखनी नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे कि अगले दिन क्या होगा, जो चने हैं, चने के जो बीज हैं उनमें ये अंकुर आ जाएगा। ऐसे चने का जो बीज होता है ये अंकुरित हो जाएंगे,
ऐसे ऐसे इनमें अंकुर आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंकुरण। और आलू के अंकुरण को करके देखो, आलू जो होता है उसकी जो आँख होती है ऐसे ऐसे देखा होगा आपने ज़रूर, इसको थोड़ा सा काट कर ज़मीन में दबा देंगे। ये ज़मीन में दबा दिया तो इससे नया पौधा कुछ दिनों में उग जाएगा। तो ये हो गया आलू का अंकुरण और ये हो गया चने का अंकुरण। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।